उग्रवाद से कैसे निपटा जाता है। ये भाषण वीरों से उग्रवाद नहीं रुकता है। उग्रवाद रुकता है कठोर निर्णय से, उग्रवाद रुकता है संकल्प शक्ति से। अनिर्णय की सरकार उग्रवाद को नहीं रोक सकती। जो सरकार फैसले नहीं ले सकती वो नहीं रोक सकती। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले उग्रवाद को नहीं रोक सकते। जो धर्म के नाम पर गवाते हैं वो उग्रवाद को नहीं लूटते। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, उग्रवाद बुरा है। उग्रवाद को जब धर्म का सहारा मिल जाता है तो अत्यंत भयंकर हो जाता है। अगर एक तरफ से उग्रवाद धर्म के आधार पर चल रहा है तो उसी तरह का उग्रवाद धर्म के आधार पर चलाने की प्रवृत्ति इस देश में नहीं पैदा होनी चाहिए, नहीं तो ये देश पहले बर्बाद हो जाएगा। श्री चंद्रशेखर जी, श्री चंद्रशेखर। अध्यक्ष जी, मैं इस बहस में हिस्सा लेने को तैयार नहीं था। अचानक आपने मेरा नाम ले लिया। मैं केवल 2-4 मिनट में ही अपनी बात रखना चाहूँगा। सोमनाथ चटर्जी ने इस बहस को सही पर्सपेक्टिव में रखने का प्रयास किया है। इससे पहले शिवराज पाटिल ने कुछ बिंदु उठाए, लेकिन 2-4 बातों का जवाब सरकार को देना चाहिए। पहला तो सवाल यह है कि अगर इनको पहले से ज्ञात था और जैसा मालूम होता था इनके भाषणों से भी इनको मालूम था, तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई? उस कार्रवाई न करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं बड़ी विनम्रता से गृह मंत्री जी से कहूँगा कि अगर वो कम बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यही निवेदन मुझे रक्षा मंत्री जी से भी कहना है। गृह मंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद कहा कि संसद का कोई नुकसान नहीं हुआ। उस दिन तक 5 लोग हमारे मारे, 6 लोग मारे गए थे। संसद की मर्यादा को सारे विश्व में आघात पहुंचा था। सरकार की ओर से कहा जा रहा है हमें चारों ओर से सहानुभूति मिल रही है। क्या इस सहानुभूति के लिए हम अपने को बड़े मर्यादित समझते हैं? क्या ये हमारे लिए गौरव की बात है? आज तो 9 लोग हो गए जिनके परिवार के लोग सारी जिंदगी इस दुख को अपनाएंगे और न मालूम कैसे उसको झेलेंगे। क्या उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह है या नहीं? यदि कोई एमपी नहीं मरा, कोई मिनिस्टर नहीं मरा, तो देश के लिए कोई खतरा नहीं हुआ, संसद के लिए कोई खतरा नहीं हुआ। और याद रखिए, उन्होंने वीरता दिखाई, उन्होंने धीरज दिखाई, उन्होंने संकल्प दिखाया, उन्होंने त्याग की भावना दिखाई। लेकिन अखबारों के जरिए जैसे सोमनाथ जी कहते हैं, हमें भी जो खबर मिली है उससे ऐसा लगता है ये सब कुछ इसलिए बच गया कि वो जो तार लगाए हुए थे वो तार कार की टकराव से टूट गया और एक्सप्लोजन वो नहीं कर पाए। नहीं तो 6 की जगह पर 60 चले जाते, ये संसद चली जाती, इसमें से कितने सदस्य चले जाते। गृह मंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था आपको। न मालूम क्या इस सरकार को हो गया है, हर पद को अमर्यादित कर देने का जैसे इन्होंने संकल्प कर लिया। विरोध पक्ष भी हमारे एक मित्र जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा बुश ने सारे देश को एक कर दिया। क्या आपको याद है कि जिस समय वो घटना हुई 11 सितंबर को, बुश ने देश के सारे लोगों को, चाहे छोटे थे या बड़े थे, सबको न केवल निमंत्रित किया, जो लोग विदेश में थे उनको स्पेशल हवाई जहाज में बुला करके भेज करके बुलाया था। मैं जानता हूं आज सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारी राष्ट्रभक्ति, सारा देश प्रेम न हमारे इधर के बैठे हुए साथियों के अंदर है, लेकिन जो दूसरे लोग भी चुने गए हैं उनको भी कुछ देश के बारे में मालूम है, उनको भी इस देश के बारे में थोड़ी पीड़ा है। क्या उनकी ओर आपको ध्यान देने का अवसर नहीं मिला? इतने दिनों के अंदर 5-6 दिनों में आपको यह अवसर नहीं मिला? मान लीजिए हमारे जैसे लोग जो किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, यहाँ पर तो बड़ी पार्टियों के नेता हैं, उनसे भी बात करने का आपको अवसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? किस कारण नहीं मिला? कौन सी सिक्योरिटी की कमेटी बैठती है आपकी कैबिनेट की? कौन से कैबिनेट के लोग बैठते हैं? वो रक्षा मंत्री जिनको एक दिन अकारण आप इस्तीफा दिलवाते हैं, दूसरे दिन अकारण वापस ले लेते हैं, जिनके नाम पर संसद नहीं चलती, वो देश की सुरक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। सोमनाथ चटर्जी उसके बारे में बात नहीं कर सकते, मुलायम सिंह नहीं कर सकते। एरना नायडू को बुलाया होगा शायद, वो नवादा के नवडा क्या कौन वो है, वो जो गुट है राजग, उसके सदस्य
मुझे आपसे निवेदन ये कहता हूँ, भाषण तो मैं नहीं देता हूँ, मैं तो कभी कभी भाषण देता हूँ, वो भी अध्यक्ष महोदय ने कहा तो बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखिए इस प्रशस्ति गान से आप लोग कोई इतिहास नहीं बना रहे हैं। इस सरकार को जो कमजोर है, निर्णय की कमजोर सरकार है, उसको और कमजोर बना रहे हैं। इनके निर्णय को मत चापलूसों में और समर्थकों में थोड़ा ही अंतर होता है। आप समर्थक होने की कोशिश कीजिए। देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। डोंट ट्राई टू फ्लैटरर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये स्थिति ऐसी नहीं है। आज मैं बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूँ, स्थिति भयंकर है। लड़ाई की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी लड़ाई के बारे में सोचा नहीं। इसी संसद में मैंने अकेले कहा था कि मत कहो प्रशंसा के शब्द। आज अणुबम का देश होने के कारण अणुशक्ति का आपने बड़ा घोष किया था। आज हम और पाकिस्तान दोनों बराबर हैं। हम पहले उनको नाश कर देंगे या वो हमको पहले नाश कर देंगे। वीरता अच्छी लगती है कहने में, लेकिन लड़ाई बड़ी बुरी होती है भोगने में। लड़ाई की बातें बंद कर देनी चाहिए। जिस विश्व जनमत की बातें बड़े जोरों से हमारे विदेश मंत्री करते थे, विश्व जनमत की बातें हमारे लोग करते थे, कहाँ गया वो विश्व जनमत? आज के अमेरिका के मंत्री के बयान से आपके सारे हौसले पस्त हो गए। पता नहीं वो लड़ाई आप कर पाएंगे या नहीं, लड़ाई की बातें आप चलेंगी या नहीं। अमेरिका का एक बड़ा आदमी कहता है आज पाकिस्तान आपसे सहयोग करने के लिए तैयार है, आप अपनी सारी सूचना उसके पास दीजिए। मैं नहीं जानता गृह मंत्री वो सूचना देने वाले हैं या नहीं। हम तीसरे देश के हस्तक्षेप को कभी स्वीकार करने वाले नहीं थे। आज खुलेआम हस्तक्षेप हो रहा है। सरकार उस पर मौन है, चुप है। क्या देश के मर्यादा के अनुरूप है? क्या अमेरिका के अखबारों में इस संसद के ऊपर हुए आक्रमण के बारे में कोई चर्चा हुई है? वो चर्चा हुई है तो कितनी हुई है? जो पीड़ा, जो वेदना और जो सहयोग का उत्साह आपने दिखाया था, क्या उसका शतांश भी अमेरिका की ओर से आज दिखाया जा रहा है? मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई उनसे झगड़ा नहीं, लेकिन सब लोग अपने देश के लिए जीते और मरते हैं। उनको चाहिए आज मदद अपने पड़ोसी देश की, जिसको आप अपना दुश्मन कह रहे हैं, क्योंकि लड़ाई उनके किनारे उनकी हो रही है। उनके सहयोग से वो अपने विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे आगे बढ़ करके उनको सहयोग की बातें करके अपने को छोटा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। उनके सामने अपने को छोटा दिखाना, विपक्ष के सामने अपने को बहादुर बताना, देश की जनता को भ्रम में रखना, चाहे वो कारगिल की लड़ाई से लेकर के अभी हमारे मित्र ने कहा शांति का देश है भारत, और इसीलिए आप गए थे लाहौर में। 5000 वर्षों के अपने इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में, जब दुनिया में भारत सबसे समृद्धशाली और शक्तिशाली देश था, हम कभी अपनी फौजों को लेकर के विदेश में नहीं गए। दोस्तों से मैं अपने अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा, सभ्यता और संस्कृति की बात करने वाले लड़ाई की बात इतनी आसानी से मत करो। लड़ाई खतरनाक खेल होती है, और उस खतरनाक खेल को खेल करके न केवल आप इस देश का नुकसान करेंगे, No, please. No. What is it? Mr. Yadav, please. No, please. Mr. Yadav, please. Mr. Yadav, please. Mr. Yadav, please take your seat. अध्यक्ष महोदय वो लड़ाई के अध्यक्ष महोदय वो लड़ाई के मैदान से आ रहे होंगे। मैं तो शांति के ही बीच से पैदा हुआ हूँ, शांति में हूँ। मैंने कभी लड़ाई देखी, मैं बता रहा हूँ। No, Mr. Honorable Member, please. Just take your seat. ये ठीक है। No, Mr. Mandal, please take your seat. No, आप बैठ जाइए ना। क्या? Nothing should go on record, please. Mr. Mandal, please. क्या कर रहे हैं आप लोग? अध्यक्ष महोदय
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सुझाव तो ये है, अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सुझाव ये है कि अगर इन सदस्यों को सद्बुद्धि दे सकें कि संसद में किस। मैडम प्लीज टेक योर सीट। क्या कर रहे थे? क्या कर? मैडम प्लीज टेक योर सीट। अध्यक्ष महोदय, ये हमसे लड़ लें, अध्यक्ष महोदय, ये हमसे लड़ लें, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आप पाकिस्तान से लड़ने की बात न करें। मैं ये बात कहता रहूंगा। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, लड़ाई खतरनाक खेल है। लड़ाई में आप अकेले हो जाएंगे, लड़ाई में इस देश का नाश होगा, लड़ाई में पाकिस्तान का नाश होगा। इस विनाश के रास्ते से आप अलग रहें। No, please take your seat. आप क्या कर रहे हैं ना? मुझसे कह रहे। No, please take your seat. ना बैठ जाए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? This is no, please. No cross talk, please. अध्यक्ष जी, क्या कर रहे हो लोग? ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। अध्यक्ष जी, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं उनको आप भेज दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम तो इसी संसद में हैं और यही का कर्तव्य पालन कर रहे हैं। नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। कर्तव्य पालन करने के लिए सेना का, हमारे आर्मी के लोग, हमारे फौज के लोग हैं, हमारे सेना के लोग हैं। ये निर्णय वही करेंगे कब लड़ाई लड़नी चाहिए, किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए। वो सलाह प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को देंगे। अगर उनकी सलाह हो कि लड़ लेना ही जरूरी है तो आप लड़ लीजिए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस समय भी मैं इसका विरोध करता रहूंगा, अकेले भी रहूंगा तो विरोध करता रहूंगा। मैं लड़ाई के खिलाफ हूं और लड़ाई के विरोध में मैं अपनी आवाज उठाता रहता हूं। मैंने अकेले भी एटम बम बनाने का विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहा हूं, आगे भी विरोध करूंगा। क्योंकि एटम रक्षा का अधिकार नहीं है, हथियार नहीं है, वो आक्रमण का हथियार है। रक्षा उससे नहीं होती, उससे आक्रमण होता है। भारत एक आक्रामक देश नहीं है और भारत को आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए। मैंने उग्रवाद को भी देखा है थोड़े दिनों तक और मैं जानता हूं कि उग्रवाद से कैसे निपटा जाता है। ये भाषण वीरों से उग्रवाद नहीं रुकता है। उग्रवाद रुकता है कठोर निर्णय से, उग्रवाद रुकता है संकल्प शक्ति से। अनिर्णय की सरकार उग्रवाद को नहीं रोक सकती। जो सरकार फैसले नहीं ले सकती वो नहीं रोक सकती। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले उग्रवाद को नहीं रोक सकते। जो धर्म के नाम पर गवाते हैं वो उग्रवाद को नहीं लूटते। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, उग्रवाद बुरा है। उग्रवाद को जब धर्म का सहारा मिल जाता है तो अत्यंत भयंकर हो जाता है। अगर एक तरफ से उग्रवाद धर्म के आधार पर चल रहा है तो उसी तरह का उग्रवाद धर्म के आधार पर चलाने की प्रवृत्ति इस देश में नहीं पैदा होनी चाहिए, नहीं तो ये देश पहले बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसलिए अध्यक्ष यादव, मैं आपसे निवेदन क्या कर रहे हैं? ये जितने लोग बातें कर रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हैं ताकि ये लोग अपनी भाषण को पूरा कर सकें। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जब ये बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं इसका विरोध होगा। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं जो इतिहास के प्रति अंधे हैं, जो भविष्य के बारे में अनजान है, जिनकी समझ नहीं है। मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं, उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं जिनको भारत के भविष्य के बारे में न चिंता है, न भारत के अतीत को जानते हैं, जिन्होंने संसदीय परंपरा को नहीं समझा। इसलिए
अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के लोगों ने उग्रवाद पैदा किया है हमारे पड़ोस के देश में, और इसी तरह का उग्रवाद हमारे देश में पैदा करने की कोशिश किया है। उग्रवाद से उग्रवाद नहीं बंद होता, उग्रवाद शांति से की बातों से बंद होता है। उग्रवाद बंद होता है समझाने से, उग्रवाद बंद होता है समझदारी से। और इसीलिए अभी हमारे मित्र अटल जी की शांति के प्रस्ताव को बड़ा समर्थन कर रहे थे। अब शांति शब्द से इन बेचारों को पीड़ा हो रही है। तो इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं इसीलिए बोलना चाहता था कि अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं बोलने के खिलाफ था, चुपचाप सुन रहा था। आपने बड़ी कृपा पूर्वक मुझे को बोलने का कहा। इन सद्बुद्धि वालों से भगवान मेरी रक्षा करे, बस यही मुझे कहना।